नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उत्तम। मेरे YouTube चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर वही फिर से जो पुराना चैप्टर पढ़ाए थे एक बार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसी में एक टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। हम सभी के लिए, मनुष्य के लिए ये बहुत ही चिंतित होने की बात है कि अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव रूप लेते जा रहा है, विस्फोटक रूप लेते जा रहा है। इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, स्टेबलाइज करना बहुत ही जरूरी है। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि यह एनसीईआरटी के सिलेबस में यह पॉइंट है, इसलिए इसे हम लोगों को पढ़ना, इसे हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और भविष्य के लिए भी, चूंकि हम अभी लर्निंग स्टेज में हैं, आप सभी लोग लर्निंग स्टेज में हैं, इस समय इसके विषय में जानकारी होने से आपके समय जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएंगे, मैरिजेबल हेल्थ में आएंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे और किस तरह से हम अपने विश्व को, अपने देश को और अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी दे पाएंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएंगे। इसके लिए हम सभी लोगों को ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो पॉपुलेशन है वह एक्सप्लोसिव रूप ले लिया है, मीन्स विस्फोटक रूप ले लिया है। इसी से अंदाजा लग जाएगा, जो ये बताने जा रहे हैं कि यह पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वह किस तरह से एक्सप्लोसिव होते जा रहा है। अगर आप पुराने स्थिति में जाएंगे, मीन्स 1900 के स्थिति में जाएंगे, मैंने 1900 ईस्वी के आसपास हम अगर जाते हैं, तो उस समय पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो महज 2 बिलियन हुआ करता था। ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ एक्सप्लोसिव होते जा रहा है। ड्यूरिंग द 1900 मीन्स 19th सेंचुरी आप देखेंगे कि उस समय पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था वह 2 बिलियन हुआ करता था। उसके बाद हम आते हैं 2000 ईस्वी में, इन 2000 ईयर्स में जो देखेंगे कि उस समय पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड का, वह पॉपुलेशन लगभग 6 बिलियन हो गया था। 1900 में पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन आपका 2 बिलियन था और आते आते 2000 ईस्वी तक यह लगभग 6 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन हो गया था। उसके बाद 2011 के सेंसस के अनुसार देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वह 7.2 बिलियन हो गया था। तो इस तरह से अगर हम आप नोटिस करेंगे तो यह पॉपुलेशन एक विस्फोटक रूप लेते जा रहा है। चूंकि हमारे संसाधन का जो नेचुरल संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वह लिमिटेड हैं, और उसी लिमिटेड संसाधन से हम सभी लोगों का जीवन यापन करना है, और उसी से हम लोगों को अपने दैनिक जीवन का कार्य संपन्न कराना है। अगर हम लोग इंडिया के आधार पर देखेंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन आज़ादी के समय मीन्स 1947 के आसपास पूरे इंडिया का पॉपुलेशन वह लगभग 350 मिलियन हुआ करता था। और आते आते अगर हम देखें 2000 तक, 2000 ईस्वी में इंडिया का पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गया। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 2011 के सेंसस के अनुसार देखेंगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वह पॉपुलेशन आपका 1.2 बिलियन हो गया। तो इस तरह से इंडिया में भी जो पॉपुलेशन का एक जो ग्रोथ है वह इतनी तेजी से हुई है कि इंडिया में जो नेचुरल संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल अगर इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होते रहे, पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन होते रहे, मीन्स विस्फोटक रूप लेते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लिए हमारे देश का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी भी कमी पड़ जाएगी, और हम सभी मनुष्य के लिए यह बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इस तरह से हम देखेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है आज के डेट में वर्ल्ड का लगभग 17% आज इंडिया का पॉपुलेशन है। तो यह पॉपुलेशन बहुत ही विस्फोटक, बहुत ही घातक होते जा रहा है। इसको लेकर करके एनसीईआरटी के जो लोग थे, यानी जो विद्वान लोग हैं हमारे देश के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी बुद्धिजन जो लोग हैं, उनके विषय में चिंता होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग अपना अपना इसमें विचार दिए और अपना अपना सुझाव सरकार को भी दिए, और सरकार के द्वारा भी समय समय पर कुछ जो है
इसमें सुधार किया गया कि कैसे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए, कैसे पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो नेशनल पॉपुलेशन एक ये बना लगभग 1971 में एक प्रोग्राम बना। उस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सुझाव पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए दिए, क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वह दो कारणों से जनरली हुआ करता है। एक होता है कि जन्म दर, जो जन्म दर होता है उसकी वृद्धि हो रही है और जो मृत्यु दर है वह कम होते जा रहा है। तो इससे जो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वह विस्फोटक रूप लेते जा रहा है। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए कि हम जन्म दर, यानी हम इंडिया में जो बच्चों का जो जन्म दर है उसको कैसे लिमिट कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि यह पॉपुलेशन उस गति से, उस रेट से ना बढ़े जिस रेट से आज के डेट में बढ़ रहा है। यह लगभग ग्रोथ जो है लेस देन 2% है और बहुत ही बड़ा यह रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए सभी बुद्धिजन या जो भी हमारे देश के सरकार, जो भी सरकारें आई हैं वो सभी सरकारें अपने अपने तरह से कई उपाय इस पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए की। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि कुछ सरकार जो आई थी वो कही हम दो हमारे दो, मीन्स एक स्लोगन बनाया गया ताकि हमारे देश के नागरिकों को जागरूक बनाया जा सके और सभी लोगों को ये एक मैसेज देना था कि आप जो है अपने पॉपुलेशन को ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं। मीन्स हम दो हमारे दो, हमारे दो बच्चे अगर होंगे तो यह एक समय तक लंबा, अगर ये स्लोगन सभी लोगों को जागरूक करते रहेगा तो इस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होगा वह लिमिट हो सकता है, वह पॉपुलेशन जो होगा वह स्टेबलाइज हो सकता है और बर्थ कंट्रोल करने से लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है या सोशल जो कंडीशन है उसमें बहुत सारा सुधार आ सकता है। इसके साथ साथ एक और नियम बनाया गया बर्थ कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, कि बच्चों में शादी का उम्र जो है फिक्स किया जाए। तो शादी का उम्र फिक्स किया गया, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल यह उम्र जो है फिक्स किया गया, ताकि कुछ लोग जो है देहात इलाका में, खास तौर से जहाँ पर लोगों में लिटरेसी कम है, वहाँ के लोग बाल विवाह प्रथा को चुन रहे थे और उसके तहत कम उम्र में ही लड़के और लड़कियों की शादी कर दे रहे थे, जिससे पॉपुलेशन जो है वह विस्फोटक बनते गया। तो आज की डेट में अगर शहरी क्षेत्र में आते हैं तो कुछ लोग अब जो है वह सिंगल वन बेबी के सिद्धांत को अपना रहे हैं। मीन्स एक बेबी ही काफ़ी है, इस सिद्धांत से अगर चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे, जो लिटरेसी, जिनके घर में, जिस सोसाइटी में लिटरेसी अधिक है, उस तरह के लोग जो हैं इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये मैसेज या तो पहुंचा है तो उसको जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं या पहुंचा ही नहीं है। इसलिए सरकार जो है अपने स्तर से बहुत सारा उपाय उनके यहाँ इस मैसेज को पहुंचाने के लिए बहुत तरह का स्लोगन दिया, बहुत तरह से का विज्ञापन दिया गया, बहुत तरह से प्रचार प्रसार किया गया कि लोगों में ये जागरूकता आए कि हम लोग कैसे कैसे करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये रहा सरकार के नियमों के आधार पर कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और भी कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उसी में आता है बर्थ कंट्रोल, उसी उपाय में आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा प्लान जो है बताया गया है और वो सभी प्लान जो हैं सरकारी इंस्टीट्यूशन में, मीन्स पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, वह सभी जो बर्थ कंट्रोल के जो उपाय हैं जो भी, वो सब वहाँ पर उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जाकर के अपने उस संसाधन का जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसका इस्तेमाल कर सकता है स्वैच्छिक रूप से और बर्थ कंट्रोल को प्रभावी ढंग से अपने समाज में ला सकता है। तो बर्थ कंट्रोल में सबसे पहले अगर आते हैं तो इसके लिए एजुकेशन की बहुत ही जरूरत है कि लोगों को समझाया जा सके कि आप बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो सकता है। तो उसमें बहुत सारा पॉइंट है। फर्स्ट है नेचुरल मेथड। बर्थ कंट्रोल के लिए पहला जो मेथड है वह है नेचुरल मेथड। सबसे पहले देखेंगे, हम जागरूकता भी फैलाते हैं, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारा प्रचार प्रसार विज्ञापन दिया जाता है
कि आप कैसे बर्थ कंट्रोल करेंगे ताकि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके, पॉपुलेशन को लिमिट किया जा सके, चेक किया जा सके, पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है उसको लिमिट किया जा सके। तो उसमें आता है सबसे पहला नेचुरल मेथड। गवर्नमेंट के द्वारा भी विज्ञापित किया जाता है, विज्ञापन के द्वारा, सोशल मीडिया में विज्ञापन के द्वारा, या टीवी में या न्यूज पेपर में इस तरह से विज्ञापन दिया जाता है कि कैसे आप नेचुरल मेथड से जो है बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में मीन्स हो गया कि यह मैन मेड नहीं है, यह नेचर के द्वारा बनाया गया है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेचुरल मेथड में पहला आता है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, दूसरा आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, तीसरा आता है क्वाइटस इंटरप्टस और विथड्रावल। तो बर्थ कंट्रोल का पहला जो पॉइंट है वह है नेचुरल मेथड। उसमें 3 मेथड आता है, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया और क्वाइटस इंटरप्टस। ये तीनों जो है वह नेचुरल मेथड है। इसमें से फर्स्ट देखेंगे हम पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मीन्स होता है, इसे एक और नाम दिया जाता है रिदम और कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड क्यों? क्योंकि ये जो होता है जस्ट डिपेंड करता है फीमेल पार्टनर के मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड के आधार पर। तो पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में क्या होता है कि आप जो भी मेल पार्टनर होता है वह मेल पार्टनर एवॉइड करता है क्वाइटस को, एवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 days of menstrual cycle. menstrual cycle means फीमेल पार्टनर का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन तक आप जो है क्वाइटस को एवॉइड करेंगे तो प्रेगनेंसी जो है वह कंसीव नहीं कर सकती है फीमेल पार्टनर। इसका कारण है, इसका कारण एक है, बहुत ही आसानी से आपको हम बताएंगे, समझ जाएंगे। इसका कारण है कि किसी भी जनरल, अगर इंडिया में अगर देखेंगे तो जनरल किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह लगभग 28 डेज का होता है। जनरल में किसी किसी में 30 डेज का भी हो सकता है, किसी किसी में 32 या 35 डेज का भी हो सकता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है जनरली हमारे देश में, इंडिया में 28 डेज का होता है एक किसी फीमेल का। तो इसमें क्या होता है, सपोज दिस इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन और दिस इज द एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो हुआ आपका 28 डेज। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टार्टिंग डेट हुआ, इसके 10वें दिन जो आपको बताए थे, इसके 10th डे से लेकर के 17th डे तक अगर जो है ये इस पीरियड को कहा जाता है रिस्की पीरियड और फर्टाइल पीरियड। इसे कहते हैं हम लोग फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दौरान यानी जिस किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है उसमें जो ओवुलेशन का जो डे होता है वह लगभग 14th डे यानी 14वां दिन जो होता है वह ओवुलेशन हुआ करता है उस फीमेल में। तो 14वां दिन जो ओवुलेशन होगा, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक अगर बीच में क्वाइटस को एवॉइड करेंगे तो स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। सॉरी, अगर एवॉइड करेंगे इसको तो स्पर्म जो होगा ओवम के साथ मीट नहीं कर पाएगा, तो उस समय जो है फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करेगी। लेकिन अगर इस दौरान कोई भी आदमी क्वाइटस करता है तो फीमेल जो है वह प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेगी, क्योंकि ओवुलेशन के दौरान
जो है ओवम निकलता है, और वह ओवम चूंकि इस दौरान अगर क्वाइटस होता है तो वो उस दौरान स्पर्म जो होगा वह ओवम से मिल जाएगा, और इस तरह से स्पर्म ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में कि 10वें से 17वें दिन के बीच में हम लोग इंडिया में खासतौर से मेल पार्टनर को चाहिए कि 10वें से 17वें दिन के बीच में क्वाइटस जो है एवॉइड करे, जिससे इस तरह का रिस्क जो है खत्म हो जाए, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो रिस्क होता है वह रिस्क नहीं रहता है। यह बहुत ही कन्वीनियंट नहीं है, कभी कभी फेलियर हो जाता है, लेकिन यह माना गया है कि ओवुलेशन के समय, माना क्या गया है, ये सही भी है कि ओवुलेशन के समय अगर क्वाइटस किया जाता है तो चूंकि ओवम ओवुलेशन के समय जो निकला और स्पर्म के साथ मिल जाएगा तो फिर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जो है फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेगी। तो इस दौरान 10वें से 17वें दिन के दौरान जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि मेल पार्टनर जो है वह एवॉइड करे क्वाइटस को। ये हुआ आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में। तो चूंकि अभी जो है आज के डेट में जो बच्चे इस चीज को पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर है भारत के, तो इस तरह के इन फ्यूचर्स को, इन सभी चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस पॉपुलेशन ग्रोथ के एक्सप्लोसिव कंडीशन से बच सके, ताकि हम लोग इस देश के संसाधन का उचित इस्तेमाल कर पाए। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये हुआ। दूसरा आप बताए थे लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया मीन्स होता है कि जिस समय एक फीमेल पार्टनर जब किसी बच्चे को जन्म दी हुई होती है, उस समय बच्चा जो होता है वह मदर का ब्रेस्ट फीड करता है, मीन्स उस समय लैक्टेशन पीरियड होता है एक मदर का। तो यह लैक्टेशन पीरियड जो होता है, उस पीरियड में उस फीमेल को मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ओवम का ओवुलेशन नहीं होता है, यानी ओवुलेशन नहीं होना मीन्स ओवम नहीं निकलता है, जिसके कारण इस दौरान उस फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इस पीरियड को सेफ माना गया है, क्योंकि चूंकि एमेनोरिया रहती है उस समय, चूंकि ओवुलेशन नहीं होता है, ओवम नहीं निकलता है, इसलिए स्पर्म अगर क्वाइटस कोई भी मेल पार्टनर करता है तो उस समय स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ओवम ओवुलेशन होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है यहाँ फीमेल जो है वह प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी। तो यह पीरियड जो होता है लगभग 6 मंथ्स का होता है। पार्चुरेशन से लेकर के मीन्स आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी होने के बाद से 6 महीना तक जो होता है, जनरली फीमेल में ओवुलेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में लैक्टेशनल एमेनोरिया जो होता है वह रहता है। इस दौरान कोई भी मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर अगर क्वाइटस करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस नहीं रहता है। तो यह 2 चीज हो गया, एक हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा हो गया लैक्टेशनल एमेनोरिया, तीसरा है क्वाइटस इंटरप्टस। तीसरा है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस मीन्स, या इसको एक और नाम दिया गया है विथड्रॉवल। क्वाइटस इंटरप्टस मीन्स होता है एवॉइड क्वाइटस बिफोर द इजेकुलेशन। मीन्स उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है क्वाइटस में कि फीमेल मेल पार्टनर जो होता है अपने पेनिस को वेजाइना से विथड्रॉ करता है बिफोर इजेकुलेशन, जिससे कि सीमेन का जो डिस्चार्ज है वह वेजाइना के अंदर न हो, और उस कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया जाएगा एक फीमेल के द्वारा, क्योंकि जो सीमेन होता है वह वेजाइना में डिस्चार्ज नहीं होता है। तो इस यह भी जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, क्वाइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल। तो इसको क्या कहेंगे कि विथड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजेकुलेशन so that the semen will not be discharged in vagina, and that's why there is no conceiveness of the pregnancy. तो यह हुआ क्वाइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट आता है, यह था नेचुरल मेथड। नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड। सेकेंड पॉइंट,
बर्थ कंट्रोल का सेकंड पॉइंट बैरियर मेथड। इससे ही समझ में आता है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ओवम और स्पर्म को नहीं मिलने देने के लिए एक बैरियर हम लोग बीच में डाल देंगे ताकि स्पर्म ओवम से ना मिल सके। बैरियर स्थापित कर देंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे। इसी से इसका नाम हो गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहला अगर देखते हैं तो उसे हम लोग जनरल जो अभी सोसाइटी में देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंडोम। सोसाइटी में आप सभी लोग जानते होंगे। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग इस देश के भविष्य हैं और कैसे हम लोग बर्थ कंट्रोल करेंगे, कैसे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे, इसके लिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और नीट के एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया करता है क्योंकि यह बहुत ही सोशल और देश से जुड़ा हुआ मामला है और इससे आपका भविष्य तय होगा। इसलिए नीट के एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आया करता है। तो बैरियर मेथड में आता है कंडोम। इसमें क्या करते हैं, कंडोम दो तरह का होता है, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम दोनों होता है। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी मेल पार्टनर जो होता है एक पेज के ऊपर एक कंडोम, एक रबर से बना हुआ, लैटेक्स से बना हुआ एक जो है डिवाइस आता है, उसको ओवर कर लेता है, मैंने पहन लेता है, जिससे कि स्पर्म जो होता है वह ओवम से कांटेक्ट पे न आ सके। इसका एक और लाभ होता है। इसका एक और लाभ क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए भी कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से फीमेल कंडोम का भी वही काम है। फीमेल कंडोम वेजाइना में एक लैटेक्स से बना हुआ और रबर से बना हुआ एक जो है कंडोम को पहना दिया जाता है, जिससे स्पर्म का कांटेक्ट ओवम से ना हो सके। मींस स्पर्म जो है वह किसी भी तरह से यूट्रस के अंदर प्रवेश ना कर सके। उससे रोकने के लिए कंडोम जो होता है बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट है इसमें कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज बी। कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज, कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज जो है यह एक डिस्क के आकार का एक स्ट्रक्चर है। इसको जो है बनाया जाता है पॉलीयूरेथेन, ये बना होता है पॉलीयूरेथेन फोम से। पॉलीयूरेथेन फोम से एक बना हुआ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क सेपेट। इसका स्ट्रक्चर होता है डिस्क सेपेट स्ट्रक्चर होता है। यह जो है प्लेस किया जाता है डीप वेजाइना में सर्विक्स के पास और इस सर्विक्स को ब्लॉक कर लेता है, जिससे कि जो भी स्पर्म जाएंगे वहां उस यूट्रस में एंट्री न कर पाए। उसके साथ साथ जो पॉलीयूरेथेन फोम होता है यह स्पर्मिसाइड होता है। मींस स्पर्म को मारने का एक फोम है, मारने का एक केमिकल है। जो भी स्पर्म जाएगा वह स्पर्म को पॉलीयूरेथेन जो फोम होता है वह किल कर देता है, मार देता है, ताकि स्पर्म का कांटेक्ट ओवम से न हो सके। तो कंट्रासेप्टिव स्पंज होता है वह एक डिस्क सेपेट स्ट्रक्चर है जो पॉलीयूरेथेन फोम से बना होता है। पॉलीयूरेथेन फोम जो होता है स्पर्मिसिडल होता है, मींस स्पर्म को किल कर सकता है। कब? इसको हम यूज करने से पहले क्या करते हैं, वाटर में इसको पहले से उसको भिगो देते हैं ताकि जो स्पर्मिसिडल जो केमिकल है वह एक्टिवेट हो सके और उस कंडीशन में जब स्पर्म उसके कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म जो होता है उसको किल कर देता है पॉलीयूरेथेन फोम। तो ये हो गया कंट्रासेप्टिव स्पंजेस। नेक्स्ट आता है 3 नंबर, आता है सी, डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप और वॉल्व्स। ये पढ़ा है हम आपको बैरियर मेथड में कैसे स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर स्थापित कर देते हैं ताकि दोनों कांटेक्ट में ना आ सके, प्रिवेंट करते हैं इसके कांटेक्ट को। डायफ्राम और सर्वाइकल कैप जो होता है यह दोनों लगभग कप सेपेट होता है, लगभग कप सेपेट स्ट्रक्चर होता है। मींस इसको जो है डीप वेजाइना में
इंसर्ट कर दिया जाता है और वहां प्लेस किया जाता है अराउंड द सर्विक्स। कैप की तरह होता है, इसलिए सर्विक्स में उसको जो है पहना दिया जाता है डीप वेजाइना में जाकर के, ताकि जब स्पर्म उसके पास जाए तो उसको यानी स्पर्म को यूट्रस में एंट्री को रोका जा सके बाय द बैरियर ऑफ द कप सेपरेट स्ट्रक्चर डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। डायफ्राम और सर्वाइकल कैप जो होता है वो कप सेपरेट स्ट्रक्चर होता है जो डीप वेजाइना में सर्विस के को जो है के पास तक उसको प्लेस किया जाता है। यह स्पर्म को यूट्रस के अंदर एंट्री करने से रोकता है ताकि यह यूट्रस में एंट्री करके ओवम के साथ मिल ना सके। तो बैरियर मेथड का काम किया यहाँ। उतना ही नहीं, इसमें भी अगर हम चाहें तो स्पर्मिसिडल कुछ जो है जेली और फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो स्पर्म इसके कांटेक्ट में आए उसे वह किल कर सके। इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है। तो लगभग 6 घंटे तक यानी क्वाइटस के आफ्टर क्वाइटस 6 घंटे तक हम उसमें छोड़ देंगे ताकि जो भी स्पर्म वहां पहुंचा है उसको अच्छी तरह से किल कर सके और उसके बाद उसको निकाल कर करके फिर उसे हम लोग मेडिकेटेड करके दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्व जो होता है यह डोम सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, यह डोम सेपरेट स्ट्रक्चर होता है। इसे भी हम लोग डीप वेजाइना में सर्विस के पास प्लेस कर देते हैं और यह भी जो है वह बैरियर का काम करता है, स्पर्म को यूट्रस के अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। साथ साथ इसका भी इस्तेमाल हम लोग इसके ऊपर भी अगर हम लोग स्पर्मिसिडल किसी फोम या जेली का इस्तेमाल करें तो यह स्पर्मिसिडल भी काम करता है, यानी स्पर्म को किल करने का भी काम करता है। तो इस तरह से हो गया आपका फर्स्ट था नेचुरल मेथड, सेकेंड हुआ बैरियर मेथड। थर्ड में आते हैं केमिकल मेथड। कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल कर करके हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें था अभी फर्स्ट और सेकेंड में कि स्पर्म को ओवम से कांटेक्ट के में हम लोग कांटेक्ट जो है हम लोग रोके बाय द नेचुरल मेथड और बाय द बैरियर मेथड। स्पर्म को ओवम के संपर्क में नहीं आने दिए। केमिकल मेथड थर्ड जो है इसे हम लोग कहते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में फर्स्ट देखेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, सॉरी कंट्रासेप्टिव पिल्स। फर्स्ट देखेंगे कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है, चूंकि पहले ही इसका टर्म हो गया है केमिकल मेथड। कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है वह सिंथेटिक हार्मोनल केमिकल से बना होता है, जिससे कि हम लोग अब पहले जो था नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड वहां क्या किए थे, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं दिए थे बाय द नेचुरल मेथड के द्वारा, या हम लोग बैरियर मेथड के द्वारा दोनों के मेल को हम लोग रोके थे। यहाँ क्या करते हैं कि यह जो हार्मोन यानी जो केमिकल होता है वह दूसरे विधि से काम करता है। यह केमिकल ओवुलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है। मीन्स ओवुलेशन ही नहीं होगा, ओवम पैदा ही नहीं होगा, तो फिर स्पर्म से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है यह केमिकल मेथड है जो ओवुलेशन होने से रोकता है, और अगर ओवुलेशन हुआ भी तो वह इम्प्लांट नहीं हो सकता है। मीन्स जो है प्रेगनेंसी रुक नहीं सकता है, वो जो होता है वो खराब हो जाएगा। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वह दो तरह का हो सकता है। एक होता है ओरल पिल्स और एक होता है वेजाइनल पिल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो है ओरल पिल्स जो है यह भी दो तरह का हो सकता है। एक होगा मिनी पिल्स और दूसरा होता है कंबाइंड पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स में ओरल पिल्स दो तरह का हो सकता है। एक होता है मिनी पिल्स और दूसरा होता है
कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स मीन्स यह जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन से बना होता है, प्रोजेस्टेरॉन से बना होता है। मीन्स प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है और उसी हार्मोन से यह मिनी पिल्स बना होता है, सिंगल हार्मोन से। इस हार्मोनल थेरेपी के द्वारा हम लोग ओवुलेशन को रोकते हैं या इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं सहेली। हमारे जितना भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर है इंडिया में, सभी जगह पर यह सहेली नाम से एक जो है ओरल पिल्स, मिनी पिल्स आता है। और इसका इस्तेमाल सभी लोग चाहें, हम सोसाइटी में ये अपील करना चाहेंगे कि जिनको जानकारी नहीं है वह अपने नज़दीकी के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जाएं और वहां इसकी जानकारी लें। वहां पर आशा दीदी, नर्स सभी आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो मिनी पिल्स जो होता है वह प्रोजेस्टेरॉन से बना हुआ एक पिल है जिसे हम लोग सहेली कहते हैं बोलचाल की भाषा में। हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में इसी नाम से जाना जाता है और इसे जो है बहुत आसानी से हम लोग खा सकते हैं। जो फीमेल है वो ले सकती हैं, फीमेल जो है इसे वीकली ले सकती हैं, वीकली यानी साप्ताहिक, इसे सप्ताह एक बार लेना होता है फीमेल के द्वारा। अगर इसे लेती हैं तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफिकेशियस, माने इसका इफिकेसी बहुत ही अच्छा है प्रिवेंशन में, बर्थ कंट्रोल में। माने जो भी फीमेल होती है उसके प्रेगनेंसी कंसीव में बहुत ही सहायक होता है कि यह जो है कंसीव नहीं होने देता है, क्योंकि ओवुलेशन ही रोक देता है, इसलिए उस समय प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। तो बहुत ही इफेक्टिव ये जो है पिल्स है बर्थ कंट्रोल के लिए, केमिकल मेथड में, कंट्रासेप्टिव पिल्स में सहेली, जो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन से बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड में बताए थे आपको कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स जो होता है वह बना होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेन। कंबाइंड पिल्स जो है वह एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के मिलने से बना होता है, इसलिए इसका नाम है कंबाइंड पिल्स। और इसका भी काम वही है, यह भी ओवुलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है। मीन्स फीमेल में ओवुलेशन नहीं होने देता है और या अगर हो भी गया तो इम्प्लांट नहीं होने देगा। तो इस तरह से यह जो है दोनों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से बना हुआ पिल जो होता है उसे कंबाइंड पिल कहते हैं। हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में यह माला डी और माला एन के नाम से उपलब्ध होता है। जिस किसी फीमेल को जो कॉन्शियस फीमेल है, जो सोसाइटी के लिए कॉन्शियस है, बर्थ कंट्रोल चाहती है, तो वह जो है इस कंबाइंड पिल को माला डी और माला एन के रूप में अपने नज़दीकी पब्लिक हेल्थ सेक्टर से इसकी विषय में जानकारी और इसे उपलब्ध भी पा सकती है और इसका इस्तेमाल कर करके बर्थ कंट्रोल में यानी सोसाइटी के उत्थान में वह सहायक अपना योगदान कर सकती है। तो यह रहा आपका कंट्रासेप्टिव पिल्स में ओरल पिल्स। एक आता है और वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स यह जो होता है वेजाइना में जो है इंसर्ट किया जाता है, डीप वेजाइना में डाल दिया जाता है और यह जो है यह बना होता है D1 नॉर्गेस्ट्रेल। D1 नॉर्गेस्ट्रेल से बना हुआ एक पिल होता है जिसे वेजाइना में प्लेस किया जाता है। यह भी ओवुलेशन को रोकता है तथा यह जो है स्पर्मिसिडर का भी कुछ काम करता है और इम्प्लांटेशन का भी काम करता है। और एक काम और है कि यह सर्वाइकल म्यूकस को थिकन करता है ताकि स्पर्म जो है वह एंट्री न कर पाए इजीली यूट्रस के अंदर। तो इस तरह से कंट्रासेप्टिव पिल में ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स क्या क्या है ये बताया गया। इसके बाद केमिकल मेथड में आते हैं। एक आता है पैच, बी है पैच। यह होता है कंट्रासेप्टिव पैच। फीमेल जो होती हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से बना हुआ एक पैच मार्केट में उपलब्ध है। आप उसका इस्तेमाल फीमेल करती कैसे हैं, एब्डोमेन के ऊपर उससे जो है ऑन कर लेती हैं, पहन लेती हैं, चिपका लेती हैं
और उसमें से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाता है और वह मिल करके उस फीमेल में आपका ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि बर्थ कंट्रोल में सहायता किया जा सके, यानी उस फीमेल के द्वारा बर्थ कंट्रोल में योगदान दिया जा सके। तो इसे कहते हैं कंट्रासेप्टिव पैचेज। उसके बाद सी, एक और आता है इंजेक्शन। केमिकल मेथड में एक और आता है पॉइंट जिसे कहते हैं हम लोग इंजेक्शन। इंजेक्शन जो है वह क्या है कि कुछ ऐसा इंजेक्शन भी आता है हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंजेक्शन के रूप में एक इंजेक्शन आता है जो बना होता है प्रोगेस्टिन के द्वारा, प्रोगेस्टिन 1 के द्वारा कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन। इंजेक्शन जो है वह बना होता है प्रोगेस्टिन 1 विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन। यह प्रोगेस्टेरोन है वह एस्ट्रोजन के साथ जो है कंबाइन होता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल फीमेल अपने अपर आर्म में करती हैं, स्किन में, और उससे जब यह सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाता है तो उस समय यह ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है या इम्प्लांटेशन को रोकता है। तो यह हो गया इंजेक्शन। उसके बाद आते हैं केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में 3 चीज आया, कंट्रासेप्टिव पिल्स, उसके बाद आया था आपका इंजेक्शन, पैचेस। तो ये हो गया केमिकल मेथड। हम लोग एक और मेथड है केमिकल मेथड के बाद, इम्प्लांटेबल मेथड। इम्प्लांटेबल मेथड मीन्स इम्प्लांट करना होता है। इसमें हम लोग करते क्या है कि कुछ ऐसा मटेरियल आता है जो प्रोजेस्टेरोन का बना होता है या और भी मटेरियल बना होता है, उसे हम लोग फीमेल में इम्प्लांट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं, एक आता है कंट्रासेप्टिव रड। कंट्रासेप्टिव जो रड होता है वह जनरली हम देखेंगे अगर तो वह माचिस जो होता है उसका जो स्टिक होता है वह स्टिक के आकार का होता है। अपर आर्म जो होता है उस अपर आर्म में प्लेस कर देते हैं और उस प्लेस्ड कंट्रासेप्टिव रड से एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। वह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है फीमेल में ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है या इम्प्लांटेशन को रोकता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये था इम्प्लांटेबल मेथड में कंट्रासेप्टिव रड। नेक्स्ट आता है कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है वह कई तरह का हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होता है वह कई तरह का हो सकता है, जिसमें हम महत्वपूर्ण रूप से 2 तरह का देखेंगे। एक होता है कॉपर कंटेनिंग और कॉपर रिलीजिंग भी कहते हैं इसको। कॉपर रिलीजिंग। और दूसरा होता है आपका हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन कंटेनिंग या हार्मोन रिलीजिंग। मीन्स जो कॉपर रखता है उसे कॉपर कंटेनिंग कहेंगे और जो हार्मोन रखता है उसे हार्मोन कंटेनिंग कहेंगे। तो यह 2 तरह का आपका कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हुआ। कॉपर कंटेनिंग में जो होता है जनरली अगर हम देखेंगे
तो एग्जाम्पल के रूप में कॉपर टी होता है, फिर मल्टी लोड 375 होता है। कॉपर टी क्या है? कॉपर टी एक कॉपर के द्वारा टी सेपरेट, कॉपर टी है तो टी सेपरेट एक डिवाइस होता है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जिसे हम लोग सर्विस के अंदर प्लेस करते हैं। यह सपोज यह जो है आपका यूट्रस है और दिस इज द सर्विक्स, और इसी के अंदर जो है हम लोग इस कॉपर टी को इंसर्ट करते हैं और यहाँ कॉपर टी आकर करके जो है इस इनर ऑस को, इंटरनल ऑस इसको कहते हैं, या सर्विस का इंटरनल ऑस है, इंटरनल ऑस को ये ब्लॉक कर देता है ताकि स्पर्म जो है वह यूट्रस के अंदर इंटर ना कर सके। यह कॉपर टी का बनावट ऐसा होता है टी आकार का। तो इस तरह से कॉपर टी कई तरह का होता है। कुछ कॉपर टी जो है वह 3 साल के लिए प्रिवेंट करता है, लगा सकते हैं आप। कुछ कॉपर टी को जो है आप 10 साल के लिए लगा सकते हैं, और जैसे ही आपको जरूरत पड़ी, इसमें ये 2 काम से लगा जाता है। एक होता है कि आपका जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा, कभी कभी आप चाहेंगे तो कि हमको नहीं बीच में गैप देना है, किसी 2 बच्चे के बीच में स्पेस देना है, तो उसके लिए भी कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कॉपर टी का इस्तेमाल करके हम लोग 2 बच्चों के बीच में 3 साल का जो गैप का रूल है कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, तो उस रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग भी कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी हम लोग पॉपुलेशन में बर्थ कंट्रोल के लिए भी कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं। यह हो गया कॉपर टी और मल्टी लोड 375। उसके बाद ये था आपका कॉपर कंटेनिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कुछ होता है हार्मोन कंटेनिंग, बताए थे आपको हार्मोन कंटेनिंग। हार्मोन कंटेनिंग में क्या हुआ कि उसके ऊपर हार्मोन लगा रहेगा। तो हार्मोन कंटेनिंग देखेंगे उस जो होता है उसे कहते हैं प्रोगेस्टासर्ट, प्रोगेस्टासर्ट, और एक होता है LNG-20। प्रोगेस्टासर्ट जो होता है यह हमारे देश में अब नहीं बनता है, पहले बनता था, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के लिए यह जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो कॉपर कंटेनिंग में कॉपर टी 7 और मल्टी लोड 375 था, और हार्मोनल में हार्मोन कंटेनिंग में था प्रोगेस्टासर्ट और LNG-20। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो आप यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। अब आते हैं हम लोग, एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड। फर्स्ट नेचुरल मेथड में क्या था कि हम लोग स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक रहे थे बाय द नेचुरल मेथड। बैरियर मेथड में क्या था कि हम लोग स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए रोक रहे थे बैरियर लगा करके बीच में पार्टीशन दे करके। और केमिकल मेथड में क्या था, केमिकल मेथड में स्पर्म और ओवम को रोका नहीं जा रहा था, बल्कि हम लोग वहां ओवुलेशन को ही रोक दे रहे थे ताकि न ओवुलेशन होगा न वह स्पर्म से मिल पाएगा। और उसके बाद हम लोग इम्प्लांटेशन में भी लगभग हम लोग एक बैरियर का ही इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह से आपका जिसे कॉपर टी होगा वह जो है यहाँ से स्पर्म की एंट्री जो है इसमें यूट्रस में नहीं होने देता है। और भी कुछ हार्मोन थे जो हार्मोन जो होते हैं ओवुलेशन नहीं होने देते हैं, और उस स्थिति में स्पर्म जो होता है ओवम से मिल नहीं पाता है, तो इस तरह से वह बर्थ कंट्रोल में सहायक होता है। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, स्पर्म से ओवम को मिलने के लिए कैसे हम लोग उन दोनों को अलग रख पाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं 2 मेथड से इसका जो है सर्जिकल मेथड जो है पढ़ाया जाता है 2 तरह का। एक होता है वैसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। 2 तरह का। वैसेक्टोमी जो होता है यह मेल में होता है, और ट्यूबेक्टोमी जो होता है यह फीमेल में होता है। सर्जिकल मेथड 2 तरह का है, वैसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। वैसेक्टोमी क्या होता है, शायद आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है कि स्पर्म जो है वह बनता है हमारे यानी मेल के टेस्टिस में।
मेल के टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म भास्ट डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सहायता से वह सेमाइनल वेसिकल में पहुंचता है और ड्यूरिंग द क्वाइटस सेमाइनल वेसिकल से वह पेनिस से होते हुए वेजाइना में डिस्चार्ज होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक मेल के ये जो है सपोज ये दिस इज टेस्टिस, और टेस्टिस में बना हुआ जो स्पर्म होता है वह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से पहुंचाया जाता है सेमाइनल वेसिकल में। दिस इज द पेनिस, और इसमें सेमाइनल वेसिकल यहाँ होता है, इसी के अंदर जो है इसको पहुंचाया जाता है। तो यह सेमाइनल वेसिकल्स में पहुंचने के लिए भास डिफरेंस का ये जो है भास डिफरेंस, इसको कहते हैं हम लोग भास डिफरेंस। तो इस भास डिफरेंस क्या वेसेक्टोमी में क्या कहता है कि इस भास डिफरेंस को काट दिया जाता है, इसे कट कर देते हैं या टाइटली, और उसके बाद टाइटली इसको हम लोग यहां पर बांध देते हैं ताकि इसमें टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म जो है वह भास डिफरेंस के द्वारा सेमाइनल वेसिकल में न जा सके और डिस्चार्ज न हो सके वेजिना में, जिससे कि हम लोग बर्थ कंट्रोल के लिए रोक सकें। तो इस तरह से हम लोग वेसेक्टोमी मेथड का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड। या बहुत ही आसान छोटा सा कट लगाकर स्कोटम में छोटा सा कट लगा करके इस मेथड को परफॉर्म कराया जाता है, और यह जो है बहुत ही कारगर मेथड है क्योंकि इसमें भास डिफरेंस जो है यह अलग हो गया है, काट करके टाइटली पैक कर दिया गया है ताकि स्पर्म जो है सेमाइनल वेसिकल तक न पहुंच पाए। यह हो गया आपका परमानेंट मेथड। ये सब जो है आपका वो सभी जो था वो टेम्पोररी मेथड था, यह जो है वह परमानेंट मेथड है आपका। सेकेंड जो है वह है ट्यूबेक्टोमी। सेकेंड जो है वह है ट्यूबेक्टोमी, यह फीमेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, सपोज दिस इज द यूट्रस, यह यूट्रस होता है, यह है आपका यूट्रस, यह होता है फैलोपियन ट्यूब, यह होता है फैलोपियन ट्यूब, और यहां होता है बहुत सारा फिम्बरी, और यहां पर होता है आपका ओवरी। ओवरी से ओवम बनता है, वह फैलोपियन ट्यूब में आता है। दोनों तरफ यह फैलोपियन ट्यूब होता है, यह होता है, इसको कहते हैं फिम्बरी। हम लोग जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें इसका स्ट्रक्चर का विषय समझाएंगे। यह होता है आपका ओवरी, और वह यह ओवरी जो होता है इससे अटैच होता है। तो इस तरह से ओवरी में बना हुआ स्पर्म फिम्बरी की सहायता से वह फैलोपियन ट्यूब में इंटर करता है। सॉरी, इस ओवरी में बना हुआ ओवम, इस ओवरी में बना हुआ ओवम फिम्बरी की सहायता से यह फैलोपियन ट्यूब में, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी में बना हुआ ओवम फैलोपियन ट्यूब में इंटर करता है, और इंटर कर करके वह आता है यूट्रस में, और यूट्रस में जो होता है वह आके इम्प्लांट होता है। जनरली इस फैलोपियन ट्यूब के यहाँ जो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्पुला, एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओवम स्पर्म जो होता है वह सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से होते हुए एम्पुला तक आता है, और यहाँ जो है ओवम चूंकि आया हुआ होता है, इस ओवम से यहाँ फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज जो ओवम होता है वह फिर से आता है यूट्रस में, और यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल से यहाँ आकर के फंडस में या होता है यहाँ इम्प्लांट हो जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है कि यहाँ पर सपोज यहाँ जो है ओवम बना हुआ इसमें आ रहा है, तो करते क्या है हम लोग कि इसको यानी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग काट देते हैं सर्जिकल मेथड में। काट करके हम लोग टाइटली यहाँ बांध देते हैं और फिर टाइटली यहाँ बांध देते हैं। तो अब क्या होता है कि ओवम बना हुआ जो ओवरी में जो ओवम बना है वह फैलोपियन ट्यूब से तो चला, लेकिन वह यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, और यहां से जो आया है आपका स्पर्म सर्विक्स से होते हुए वह फैलोपियन ट्यूब में आया, लेकिन एम्पुला तक नहीं पहुंच पाया, जिससे कि हम लोग ओवम और स्पर्म को सेपरेट कर पाते हैं। और यह भी एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का, स्टेरिलाइजेशन का। तो इस तरह से हमारा बर्थ कंट्रोल जो चैप्टर है वह कंप्लीट हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।